हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि नया चैप्टर है। वो स्टार्ट करना है हमें, स्ट्रेट लाइन, राइट। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 12th के रिगार्डिंग और जेई के रिगार्डिंग। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पहले तो समझना ही पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा बेसिक भी आपको पता होना चाहिए होगा, राइट, जो आप 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो हम ट्राई करते हैं कि वो बेसिक आपका जो है वो पहले रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। सीधी बात पहले बताओ तो ये कि इसमें ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो ज्योमेट्री में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो पहले यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको कि आप जो पढ़ के आए हो वो ये है कि मान लो कि डिस्टेंस फार्मूला की मैं बात करूँ, राइट। 2 पॉइंट दिए हैं, ए जो है वो x1 y1 है। हम 2D में बात करेंगे तो दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। बी पॉइंट जो है वो x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ए बी ये फार्मूला से निकालते हैं, आप सबको पता है, बट ये हल्का सा रिवीजन है जिससे किसी को अगर नहीं भी पता है तो उसको पता लग जाएगा, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये जो है डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगी। फिर बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बाद हम बात कर लेते हैं मान लो कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये होती है कि कोई अगर लाइन सेगमेंट है वो अगर कोई पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, लाइक समझ लो कि ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे मान लो एम करके कोई पॉइंट आ रहा है एक्स कॉमा वाई। तो ये सेक्शन फार्मूला जो है एम एक्स कॉमा वाई, उसका आंसर, और ये यहाँ पे वो रेशियो होता है m/n वाला, तो हो जाएगा ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये है हमारी सेक्शन फार्मूला। ये इंटरनल है तब का है अगर, हाँ, मतलब कि डिवीज़न जो है वो इंटरनल होगा, जब इंटरनल डिवीज़न, तो तब ये फार्मूला लगाएंगे हम। अगर डिवीज़न एक्सटर्नल हो रही है तो फार्मूला हल्का सा चेंज है कि m(x2) माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n, सेम यहाँ पे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मैं उसकी फिगर ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको तो ये लाइन सेगमेंट ए बी है। इसमें जो पॉइंट एम होगा वो सेगमेंट के बाहर आएगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से ए तक का डिस्टेंस जो है वो एम होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा वो एन होगा, मतलब इस तरह से m/n का रेशियो बनेगा। तो इस केस में फार्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे समझानी है सबको, वो आपको समझनी है। वो बेसिक ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे लिखूँगा, वैसे पता होगा सबको, नहीं पता है तो आपको ये लिख लेना, बेसिक ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ मुझे जो समझानी है वो ये है मीडियन। दूसरी चीज़ जो मुझे समझानी है वो ये है परपेंडिकुलर। मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और तीसरी चीज़ जो है वो है एंगल बाइसेक्टर। जब भी ये वर्ड्स दिखे आपको, यू शुड नो कि इसका मीनिंग क्या होता है, बराबर। हल्का सा यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी बोलूँगा वो आपको लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में। मीडियन का मतलब ये है कि तीनों वर्टाइसिस से, ए बी या फिर सी से, कोई भी वर्टाइसिस से निकलने वाली लाइन सामने की लाइन को अगर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इट विल बाइसेक्ट द ऑपोजिट लाइन, देन इट विल बी कॉल्ड एज मीडियन। ये मीडियन बोली जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा होता है यहाँ से, ये मीडियन, दूसरी मीडियन हो गई,
इसने भी क्या किया होगा, यहाँ पे इक्वल हिस्से किए होंगे। इसकी एक ही कंडीशन है कि उसको सामने की लाइन को बाइसेक्ट करना है, और कोई कंडीशन नहीं है इसकी, बराबर। तो ये तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज जी। जी का मतलब है ये तीनों जो मीडियन है ए डी, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बी ई, और यहाँ पे सी एफ। तो तीनों मीडियन जो है उसके इंटरसेक्शन को जी बोलते हैं। उसको जी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते क्या है वो आपको ढूंढ के लिखना है आपके लिए होमवर्क में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, राइट। सेम ऐसा यहाँ पे परपेंडिकुलर का है। तो ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर ऑपोजिट साइड पे राइट एंगल बनाती है कोई लाइन, ऑपोजिट साइड पे राइट एंगल अगर बनती है, देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन एक ही है कि बस सामने की साइड पे राइट एंगल बननी चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, ये परपेंडिकुलर को दूसरी लैंग्वेज में अल्टीट्यूड भी बोला जाता है, बराबर। और ये जो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज़ नोन एज एच, ठीक है। एच को क्या बोलते हैं वो भी आपको लिखना है अपने तरीके से ढूंढ करके, मैं आपको वो सब नहीं दिखा रहा हूँ। देखो, एंगल बाइसेक्टर का एक ही इरादा होता है, एंगल बाइसेक्टर वाज मोस्टली अ रे। वो क्या करता है कि उसका सामने की साइड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एंगल से निकलता है वो एंगल को वो बाइसेक्ट करता है, और कोई उसमें फंडा है ही नहीं, बराबर। यहाँ पे रिलेशन ये है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, एक रिलेशन मैंने बताया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर के लिए। यहाँ पे रिलेशन ये है मीडियन के लिए कि बी डी इक्वल सी डी, ये बी डी और सी डी का इक्वल हिस्सा होता है। मैं ये नाम दे देता हूँ, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, बराबर। इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है। सेम ऐसे ही अगर एक और फंडा है, मान लो कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, वो सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, याद रखना। इफ़ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कम रेडियस, राइट। ये ऐसा फंडा है यहाँ पे कि ये ए है, बी है, सी है, और इसका जो सेंटर है पी, उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। और यहाँ पे जो रिलेशन होती है वो ये होती है कि पी से ए का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस और पी से सी का डिस्टेंस इक्वल रहता है, बराबर। ये चीज़ें ऐसी है कि ये बेसिक है आपका, जो कि आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इतना आपको ध्यान रखना था जो मैंने बता दिया आपको, सर्कल के लिए ये बात हो रही थी। तो इसमें से हमें जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी नोट्स में लिखी होनी चाहिए, बिकॉज़ आगे जब भी यूज़ आएगा मैं सीधा ही फंडा वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर आपका बेसिक नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने यहाँ पे बता दिया है। सेंट्रोइड की इक्वेशन निकालनी है अगर, तो सेंट्रोइड जी की इक्वेशन ऐसे निकलती है, एक्स कोमा वाई अगर है तो, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a की कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 होगी, b की कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 होगी, c की जो है वो x3 y3 होगी, बराबर।
इस तरह से आपको ये सेंट्रोइड की इक्वेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे साथ में बात करी है तो सेक्शन फार्मूला में ही मैं समझा देता हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट इज़ वेरी इजी। मिड पॉइंट के लिए जो रेशियो होता है m/n इज़ ऑलवेज 1:1, तो उसके लिए जो मिड पॉइंट की फार्मूला mx, y होती है, सिंपल हो जाती है वो x1 + y1/2, x2 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टूड, राइट। इजी कंसेप्ट है और रिवीजन भी है आपके लिए वैसे तो ये कंसेप्ट थे जो कि आपको याद रखने थे। अब हम स्टार्ट करते ये चैप्टर के कंसेप्ट। तो उसमें जो सबसे पहली और ज़रूरी बात आपको समझनी है, दैट इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, ऑलवेज रिमेंबर कि स्लोप क्या होता है। वो मैं पहले फंडामेंटल आपको क्लियर करवा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि लेट्स से सपोज़ ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, बराबर। तो स्लोप जो है ना वो 3 तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा। वैसे एक ही तरीका है स्लोप का डिफ़ाइन करने का कि दैट इज़ नथिंग बट स्लोप इज़ नथिंग बट द tan थीटा। स्लोप को हम m से दिखाते। अब tan थीटा को थोड़ा अच्छे से बोलूँ तो स्लोप इज़ द, पर लिख रहा हूँ देखना, स्लोप इज़ द tangent of the angle between angle made by line with positive x एक्सिस। याद रखना ये कि लाइन ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस का मतलब है कि इस साइड, अच्छा कहीं पे ऐसा आ गया कि ऐसे ड्रॉ किया और लाइन ऐसी है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो आपको याद रखना है कि ये लाइन का कौन सा हिस्सा पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो आपको दिख जाएगा वो ये हिस्सा। तो ये एंगल जो है वो, तो ये एंगल थीटा है। तो इसका टेंजेंट वैल्यू देखो, इन्होंने लिखा है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लाइन ने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया है उसकी टेंजेंट वैल्यू मतलब कि tan थीटा, राइट। ओके, तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। अब वही स्लोप को डिफाइन करने की दूसरी मेथड ये है। एक फार्मूला तो आपको क्लियर करवा दी मैंने कि m = नथिंग बट tan थीटा, वेयर थीटा इज़ द angle made by line with positive x direction। याद रखना x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल दिया है वही कंसीडर किया जाएगा स्लोप के लिए, और कोई एंगल नहीं चलेगा, बराबर। जो भी एंगल दिया होगा उसको आपको लेके आना पड़ेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि थीटा तो हो गया हमारा। अब समझना ये है आपको कि दूसरी जो ट्रिक मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझो। अगर मैं यहाँ पे ही समझा दूँ आपको, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपको सीधा समझना है कि अगर मैं इसको ऐसे में करता, इस तरह से मैं लिखता अगर, तो इमेजिन करो कि ये एंगल भी थीटा ही होगा। इमेजिन नहीं करना है, वो मैथमेटिकली प्रूव्ड है, राइट। ये यहाँ पे F बन रहा है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, राइट। तो ये थीटा बनेगा। बट क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितना है? अगर मैं बोलूँ कि ये x1 है और ये x2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1। सिमिलरली अगर इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाए, ये y1 होगा, ये y2 होगा, तो ये दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट y2 - y1, मतलब दिस पोर्शन इज़ नथिंग बट y2 - y1। तो हमारा एंगल ये बोल रहा है कि m =
टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट की वैल्यू है y2 माइनस y1 और एडजेसेंट की है x2 माइनस x1। आप ये ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये इतना हो गया है स्लोप के बारे में। तो स्लोप की तीन वैल्यू, तीन फार्मूला मैंने दे दी, तीन नहीं मतलब दो। m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है कि पैरेलल लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, राइट। अब समझो, इफ लाइन L1 हैज़, ओके एक काम कर लेते हैं, इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो उसका मतलब ये होता है कि M1 इज इक्वल टू M2। मतलब कि लाइन L1 है ये, इसका स्लोप है M1, याद रखना। ये लाइन L2 है, इसका L2 है, इसका स्लोप है M2। अब स्लोप कैसे फाइंड करना वो आपको मैंने आगे समझाया। तो अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर पैरेलल लाइन है तो उसको आप बोल सकते हो कि उसके स्लोप इक्वल होंगे, राइट। मोस्ट टाइम पे नॉट है ये। वैसे ही दूसरी नॉट ये है कि इफ़ लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 देन L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 इज़ इक्वल टू -1। तो तब रिलेशन थोड़ा सा चेंज है कि M1 और M2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होता है। तो यहाँ से दो बातें पता चलती कि M1 जो है वो -1 अपॉन M2 है, या फिर M2 जो है वो -1 अपॉन M1 है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे कि मान लो ये पूछा गया है कि लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड बोला है कि L1 हैज़ स्लोप M1 इज़ इक्वल टू 3 देन फाइंड M2, ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि M1 अगर 3 है, M1 और M2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो M2 जो है वो ये इसका नेगेटिव इन्वर्स होगा। इन्वर्स मतलब 1/3 और नेगेटिव मतलब माइनस, राइट। आप ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो, वही आंसर आएगा। और अगर बोला होता कि L1 और L2 दोनों पैरेलल लाइंस है तो आप आसानी से बता सकते कि दोनों पैरेलल लाइंस है, मतलब कि M1 अगर 3 है तो M2 भी 3 होगा। डेफिनेटली ये बता सकते थे, ठीक है। ओके चलो तो आगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस m इज़ इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन, उसके स्लोप 0 रहते हैं। बिकॉज ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाती है। तो m इज़ इक्वल टू tan 0 इज़ इक्वल टू 0, बराबर। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अकेले वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइन होगी सबका सेम। m इज़ इक्वल टू, याद रखो नॉट डिफाइन के लिए इनफाइनाइट लिखा है, बट हम इनफाइनाइट नहीं यूज़ करते हुए 1/0 यूज़ करेंगे। बिकॉज इनफाइनाइट को यूज़ करने से आप कोई वैल्यू नहीं बता पाओगे, राइट। कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नहीं कर पाओगे, बट उसकी जगह पे 1/0 यूज़ किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस, उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 90। हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो 10-90 डिग्री ऐसे निकाला जाएगा। 10-90 डिग्री इज़ नथिंग बट इनफाइनाइट, राइट। तो इस तरीके से इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बराबर। ओके, अब जो बात करनी है मुझे वो ये है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब ये कि मान लो कि एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन कोई सपोज लेट से ऐसे है,
तो इसके बीच में पहले तो दो एंगल बन रहे, देखो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट। ये एंगल भी है बट ये दोनों सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L2 जो है उसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप जो है वो M1 है। तो आपको अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है उसको मैं बोल रहा हूँ tan अल्फ़ा। अगर ये जो एंगल अल्फ़ा है तो इसको बोलेंगे हम tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। ये जो है वो स्लोप की फॉर्मूला है, मतलब कि बिटवीन टू लाइंस के, अगर दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो मैंने जैसे बताया कि अगर ऐसा कोई एंगल है तो इस तरह से फॉर्मूला लिखना है हमें, जहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको वो पता है, राइट। कैसे भी करके आपको लाइन के वो स्लोप फाइंड करने हैं, बाकी यहाँ पे डाल देना है तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा था, ठीक है। अब इसमें मॉड्यूलस डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब भी ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, हाँ मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा, ये जो बीच वाली वैल्यू है कि M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन ये पॉजिटिव हो रही है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रही है तो अल्फ़ा एज इट इज़ ले लो। ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है तो इसको पाई माइनस अल्फ़ा लिख के चलो, मतलब कि इसका जो भी आंसर आए उसको हम पाई माइनस करेंगे, क्योंकि उस बार एंगल जो है वो बड़ा वाला बनता होगा, लाइक दिस, बराबर। तो ये आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। वो ये नोट्स लिख लेना अभी के लिए आप, कि अगर ये पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अल्फ़ा लेके चलना है, नेगेटिव आ रही है तो आप पाई माइनस अल्फ़ा, बट वो देख लेंगे, मैं आपको क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, कोलिनियरिटी लास्ट, कोलिनियरिटी, राइट, मतलब कि यूजिंग स्लोप। यूजिंग स्लोप आपको कैसे डिसाइड करना है कि कोई भी तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं। मान लो कि ये ऐसी लाइन है, इस पे तीन पॉइंट दिए हैं A B C, तो आपको कोलिनियर प्रूव करना है अगर, तो सिंपल सा चीज़ है कि स्लोप ऑफ क्या करना है वो समझ लो। स्लोप ऑफ AB निकालो, फिर स्लोप ऑफ BC निकालो, इन दोनों का स्लोप निकालो। अगर ये M1 और ये M2, M1 इज इक्वल टू M2 हो रहा है तो कोलिनियर है। अगर नहीं हो रहा है M1 इज इक्वल टू M2 तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। बस ये आपको समझ के रखना है। तो ये पूरा कंसेप्ट है, बेसिक है 10th चैप्टर का। अच्छे से इसको एक दो बार देखो, डायरी में लिखो, सारी नोट्स आपको डायरी में लिखनी है। नोट्स जो है आज का होमवर्क मैं बोल रहा हूँ, नोट्स आपको फार्मूला नोट में लिखनी है और इसको फेयर नोट में भी लिखनी है, राइट। ये दोनों नोट्स में लिख के आज के दिन पे आपको सेंड करना है, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।